दोस्तों नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कौशाम्बी टीचर्स अकेडमी में। दोस्तों आज ईवीएस पाठागाजी की ये 9वीं क्लास है। अगर आप इसके पहले की क्लासेस ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाएं और सारी क्लासेस देख लें, क्योंकि दोस्तों सारी क्लासेस सीटेड सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज हैं। यदि आप सारी क्लासेस देख लेते हैं तो आने वाले सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों भले ही चैनल छोटा है लेकिन आपको जो कंटेंट मिलेगा वो सीटेट एग्जाम की दृष्टि से सारे महत्वपूर्ण मिलेंगे, और यदि आप सारी वीडियो देखकर परीक्षा देने जाएंगे तो आपको इसी में से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। भले क्वेश्चन बदल जाएंगे लेकिन सिद्धांत, थॉट और टैगवर्ड ट्रिक जो होती है वही हमारी लागू होगी, जो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आइए हम क्लास शुरू करते हैं। तो इससे पहले 25 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं, आज 26वें से स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 26वां क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? यानी भ्रमण के दौरान अगर विद्यालय जो है, एक विद्यालय राजस्थान के भ्रमण के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। भ्रमण के दौरान जो है बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी उसके बारे में ये पूछा गया है। तो क्या अपेक्षा रहेंगी, हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में कहा गया है यदि उसके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, या उन्हें आनंद उठाना चाहिए, या उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए। तो ये सबसे प्रभावी क्या होना चाहिए? तो क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? तो सबसे ज़्यादा अपेक्षाएं क्या रहेंगी? ये ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए तथा टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए। इससे बालक जो है अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और अच्छे तरीके से उसको सीखने में मदद होगी। तो हमारा 26 का ऑप्शन हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27वां क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती हैं कि वायु में भार होता है। क्या होता है? वायु में भार होता है और वह यह यानी हवा जो है जगह घेरती यानी स्थान घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उससे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। तो कौन कौन सी गतिविधियां हैं? तो इन गतिविधियों को पढ़ते हैं हम लोग। तो खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और नीचे धकेलें, ये एक गतिविधि हो गई। दूसरी गतिविधि स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना। फिर तीसरी गुब्बारे में हवा भरना। चौथी 2 भरे हुए गुब्बारे एक साथ बांधें तथा साम्यावस्था में ले जाएं, तब किसी एक गुब्बारे को क्या है फोड़ दें। तो क्या होगा? ये ऑप्शन दिया उपरोक्त गतिविधि। देखिए ऑप्शन कितने बड़े बड़े होते हैं। तो उपरोक्त गतिविधि में कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को दर्शाती हैं? तो हमारा परिणाम किस चीज़ का हमको खोजना था? तो ये खोजना था कि क्या करना चाहिए, वायु में भार होता है और वो स्थान घेरती हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम ध्यान से सारे ऑप्शनों को देखते हैं और जो ऑप्शन सही होंगे उसमें हम टिक कर लेंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन को हम ढूंढ लेंगे। तो 27वां में देखिए क्या कह रहा है, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और नीचे धकेलें। तो ये सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि खाली बीकर जब उल्टा करके रखेंगे पानी में, जब नीचे धकेलेंगे तो वो बीकर में जो हवा भरी रहेगी तो वो हवा के कारण जो है वो पानी में आसानी से नहीं डूबेगी। तो ये इसमें क्या हो जाएगा कि हाँ उसमें खाली पड़े बर्तन में या कोई भी वस्तु स्थान में जो होता है वो स्थान क्या किसका होता है, वायु स्थान घेरती है। उसके बाद ये एक्स्ट्रा वाला गलत हो जाएगा। गुब्बारे में हवा भरना ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन ये दूसरा क्या कर रहा है, 2 भरे गुब्बारे एक क्षण में बांधेंगे तथा साम्यावस्था में ले जाएंगे। यानी क्या करेंगे,
एक क्षण में इधर एक बैलून बांधेंगे, एक क्षण में इधर एक बैलून बांधेंगे और एक साम्य अवस्था में ले जाएंगे, फिर किसी एक को फोड़ देंगे। तो क्या होगा, एक तरफ का गुब्बारा, एक तरफ की छड़ जो होगी नीचे की ओर झुक जाएगी ऐसे, जिधर गुब्बारा बांधा रहेगा। तो इससे बच्चों को ये प्रदर्शित हो जाएगा कि वायु जो होती है स्थान घेरती है और वायु में भार होता है। तो उसके अनुसार हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, पहला ए सही हो जाएगा और डी सही हो जाएगा। तो ए और डी जिसमें ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं ए और डी किस में है, ये दूसरे ऑप्शन में ए और डी है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका कौन सा है क्वेश्चन है, ये है 27वां का हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। बी बोले तो या तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहन ने विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी आपके विचार के अनुसार कौन सा उद्देश्य जो है सबसे उपयुक्त है, किस में, किसके परिप्रेक्ष्य में। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी हुई थी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन जो है एक उद्देश्य होगा तभी तो विज्ञान का आयोजन हुआ था। तो किस उद्देश्य पे था, तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। तो इसका उद्देश्य था, पहला उद्देश्य विज्ञान का नाम प्रसिद्ध करना, या दूसरा अभिभावकों को संतुष्ट करना, या तीसरा विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, या चौथा विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध करवाना। तो विज्ञान प्रदर्शनी से के माध्यम से जो होते हैं, जो ना तो विद्यालय का नाम प्रसिद्ध होता है, ये गलत हो गया, ना तो अभिभावक को संतुष्ट करने के लिए विज्ञान प्रदर्शनी लगाई जाती है, तो ये भी गलत हो गया। विभिन्न व्यवसाय भी बच्चों के लिए गलत बात होती है, विभिन्न व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित नहीं करेंगे। सबसे पहले विज्ञान, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो है विज्ञान प्रदर्शनी लगाने का मुख्य उद्देश्य जो होता है शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध करवाना, जिसके माध्यम से बच्चे उसका अवलोकन करें और अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए सृजनात्मक क्षमता का उनका विकास हो। तो उसके लिए हम सृजनात्मक क्षमता का विकास करने के लिए विज्ञान की प्रदर्शनी लगाते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 28वां का चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए सारे क्वेश्चन दोस्तों ये सीटेट एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने से बनाए हुए हैं इतने लेंदी क्वेश्चन, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता, यानी कौन सा है जो रचनात्मक आकलन में जो शामिल नहीं करता, यानी निगेटिव कौन सा होता है। शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, दूसरा शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान करना, तीसरा है शिक्षार्थियों की कमियों की पहचान करना, और चौथा शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने में। तो इसमें से क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को प्रदर्शित नहीं करता, यानी निगेटिव। तो रचनात्मक आकलन के माध्यम से हम शिक्षार्थियों को क्या करते हैं, शिक्षार्थियों को सीखने का माध्यम बढ़ाते हैं या विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता का विकास करते हैं। तो ये सही हो जाएगा रचनात्मक आकलन के द्वारा। उसके बाद शिक्षार्थियों में कमियों की पहचान भी होती है। रचनात्मक आकलन जो होता है क्लास के चलते चलते जो आकलन होता है उसको रचनात्मक आकलन कहा जाता है। तो रचनात्मक आकलन के द्वारा शिक्षा बच्चों की जो होती है, जो चैप्टर या जो चीज़ नहीं समझ में आई है उसको पूछ करके बच्चों की कमियों को हम दूर कर देते हैं। तो ये कमियों को पहचान करना भी होता है। उसके बाद शिक्षार्थियों के अधिगम को रिक्तियों की पहचान करना, यानी जो चीज़ नहीं सीखे हैं उसके अधिगम की जो रिक्त रह गया है, जो चीज़ अधिगम नहीं हो पाया है उसको पहचान करने के लिए भी रचनात्मक आकलन किया जाता है। उसके बाद सबसे जो गलत बात है, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग नहीं किया जाना है। चाहे हिंदी पैडागॉजी में हो, सीटेट EVS किसी भी पैडागॉजी में आया हो, अगर बच्चों को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, ग्रेडिंग और रैंकिंग के माध्यम से बच्चों को अलग कर रहा है, तो वो ऑप्शन हमेशा निगेटिव माना जाता है। तो 29वां का हमारा निगेटिव पूछ ही रहा था, तो 29वां का पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। क्यों? क्योंकि शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग में डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये गलत ऑप्शन ही छांटने के लिए बोला है, तो 29वां का हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। उसके बाद 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30वां क्वेश्चन कह रहा है शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक मतलब उपयोगी नहीं है, या प्रासंगिक होता तो उपयोगी होता, लेकिन अप्रासंगिक बोल दिया है। तो कौन सा जो प्रकरण है या कौन सा निर्देश जो है विद्यार्थियों के लिए अप्रासंगिक है, या तो हम एक वर्ड में कहते हैं कौन सा निगेटिव है, इसको आप आसानी से छांट लीजिए। तो 30वां का क्या हो जाएगा, 30वां को देखते हैं। तो 30वां को देखते हैं, ऑप्शन है
प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। उसके बाद अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। तीसरा है बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना। चौथा ऑप्शन है अपने साथ पेन और नोटपैड लेके जाना। तो किस कारण से है? विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए। शालिनी ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई, यानी बच्चों को विज्ञान केंद्र या विज्ञान भवन ले जाती है और विज्ञान की सभी चीज़ों को दिखाने की योजना बनाती है। तो नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक यानी उपयोगी नहीं है? तो तीसवें का ऑप्शन तो हम पढ़ चुके हैं, तो इसको देखते हैं। तो इसमें प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। तो जिस समय प्रदर्शन किया जा रहा है उस समय आप प्रश्न नहीं पूछेंगे, उस समय आप प्रश्नों को नोट करेंगे। तो ये बात प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, हाँ आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रदर्शन के समय मान लीजिए उस विज्ञान प्रदर्शनी में प्रदर्शन हो रहा है और कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रही है, तो प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, हाँ आप प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद बिना मुझे सूचित किए कहीं नहीं जाए। मान लीजिए आप प्रदर्शनी चल रही है और बाहर फील्ड में घूमने चले गए, तो आप अपने शिक्षिका को एक बार इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो यानी बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना, ये भी एक बात सही है। लेकिन और अपने साथ पेन और नोटपैड लेके जाना। पेन और नोटपैड लेके जाओगे तो जो आपको नहीं समझ में आएगा आप नोट कर सकते हो, उसको आगे क्लासरूम में भी पूछ सकते हो। तो कौन सा प्रश्न सबसे अप्रासंगिक है, जिसका कोई मतलब नहीं होता? अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर जाना अप्रासंगिक होता है, ये उपयोगी नहीं होता है, या आप इसको नहीं करना चाहिए। तो हमारा 30 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उसके बाद 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 31वां क्वेश्चन कह रहा है जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह डैश में शिक्षार्थियों की सहायता करेगी। यह जो है किस चीज़ में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो ऑप्शन है जीव जंतु संरक्षण के कौशलों को विकास करना, दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव करना, या कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में, या जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में। तो इतना बड़े होते हैं कि दोबारा क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ता है, बिना पढ़े आप आंसर कर ही नहीं सकते। तो तुरंत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन कराती है। यह डैश शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। कौन शिक्षार्थियों को सहायता करेगा? तो इसमें से जल्दी जल्दी देख लेते हैं कौन शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। तो क्या करेगा? दैनिक जीवन समय सारणी में चर्चा का बदलाव क्या सहायता करेगा? तो ये सहायता तो नहीं कर सकता। दैनिक जीवन में समय सारणी की जो बदलाव होती है उससे छोटे बच्चे होते हैं वो भ्रमित हो जाते हैं, तो समय सारणी में रोजाना बदलाव नहीं किया जाना चाहिए, तो ये गलत बात है। उसका जीव जंतु संरक्षण के कौशलों का विकास करें, थोड़ा बहुत सही हो सकता है। जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी गलत बात है, क्योंकि शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाती है ना, शैक्षिक के लिए वो तो अगर इन्वायरमेंट पढ़ा रहे हैं तो जो वहाँ की चीज़ों को बच्चे देखेंगे तो उसको वास्तविक अनुभव उपलब्ध होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या है? कक्षा कक्षीय अधिगम में, यानी बच्चे को जब कक्षा कक्षीय अधिगम हुआ है या बच्चों को पार्क के बारे में, शेर चीता बाघ या कोई अन्य पशु के बारे में बताया गया है, जानवर के बारे में बताया गया है, उस जानवर को अगर प्रत्यक्ष रूप से बालक वास्तविक जीवन से जोड़कर देखेंगे तो वो अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में ये होगा। तो हमारा 31 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उसके बाद 32 क्या कह रहा है? 32 कह रहा है आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी? यानी आप कोई प्रधानाचार्य है, एक शिक्षिका है, उससे कह रहे हैं कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है क्रियाकलापों की एकीकृत सीट, क्रियाकलापों की एक स्तरीय सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना चाहिए। या दूसरा ऑप्शन दिया जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना चाहिए। या आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना। उसके बाद अगला ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है
कह रहा है यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान पर शांतिपूर्वक अवलोकन करें। तो 32 का हमारा ये शांतिपूर्वक अवलोकन तो करेंगे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हमारा ये है, तो इसमें सबसे ज़्यादा ऑप्शन अच्छा है क्रियाकलापों की एक स्तरीय सीट उस स्थान के बारे में तैयार करेंगे और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करेंगे। यानी जहां आप जिस चीज़ में आपको बताना है, जैसे ताजमहल आपको भ्रमण करवाना है, तो आप ताजमहल के बारे में एक शीट तैयार करेंगे, एक स्तरीय शीट तैयार करेंगे और उसके बारे में क्लासरूम में बच्चों को थोड़ा थोड़ा उसके माध्यम से एक सार जो होता है उसके थोड़ा थोड़ा बता देंगे, जिसके से बच्चे कंसंट्रेशन से सारी चीज़ें सुन लेंगे और उनको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा। जब वहाँ वो पहुँचेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ का अवलोकन करेंगे और उसको प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे और उसकी सारी चीज़ों को ग्रहण करेंगे। तो हमारा 32 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसके बाद 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 33 क्वेश्चन कह रहा है महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। यानी महेश नाम का कोई व्यक्ति है जो कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। किसमें? वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षण को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी कौन सी विधि ऐसी है जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? किसके परिप्रेक्ष्य में? वृक्ष संरक्षण के परिप्रेक्ष्य में। तो देखते हैं ऑप्शन पहला दिया है वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। दूसरा ऑप्शन दिया है एक पौधे को अपनाएं और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को प्रेरित करेंगे, या पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए कहेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, या समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों को समूह। इसमें सारे ऑप्शन लगभग सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आंसर ऑप्शन सही होगा उसमें हम टिक करेंगे। एग्जाम में ज़्यादा समय सारे क्वेश्चनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन जब हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो उन ऑप्शनों में जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट, सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है उसी को हम टिक करते हैं। तो वृक्ष संरक्षण के बारे में आपको पढ़ाना है। इसमें ऑप्शन में कहा गया है ना कि वृक्ष संरक्षण के बारे में, तो वृक्ष संरक्षण के बारे में सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा होगा? एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करेंगे, तो उनके अंदर जो आंतरिक इच्छाएं होती है वृक्ष संरक्षण के लिए बहुत अच्छा कारगर होंगे और बच्चे के अंदर वृक्ष संरक्षण के बारे में एक थॉट जागृत होगा और वो वृक्ष को संरक्षित करने के लिए भविष्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। तो हमारा 33 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 33 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 34 से लेकर 36 तक एक अवतरण दिए गए, उसको पढ़ने के बाद हमको आंसर करना है। तो अवतरण क्या है? शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7-8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। यानी कोई शिक्षक थे जो एक बाउल में कटोरा लिए थे या बाउल लिए थे, उसमें पानी भर दिए थे। तो क्या कि वाष्पीकरण हो जाने के बाद 7-8 वर्ष के बच्चों में जब इसमें गर्म किए थे तो सारा पानी वाष्पीकृत हो गया था। इसमें जब वो क्वेश्चन बच्चों से पूछे थे तो सारे जो बच्चे थे सभी अपना अपना अलग अलग उत्तर दिए थे। कैसे उत्तर दिए थे? कोई बच्चा रहा होगा वो बोला पानी गुम हो गया, दूसरा बोला कटोरे ने पानी को सोख लिया, कोई और अदर बच्चा रहा होगा उसने बोला आग ने पानी पी लिया, और कोई और बच्चा बोला होगा भगवान ने पानी पी लिया। तो ये सारे बच्चों के अलग अलग ऑप्शन थे। तो इसके आधार पे हमको आप आंसर करना है। तो ये उत्तर, यानी जो हम उत्तर पढ़ चुके हैं, ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? तो क्या बताते हैं? तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पीय विचार हैं। यानी वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पीय विचार हैं। बच्चों के उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं, बच्चों के सोच गलत हैं, बच्चे अपना अवलोकन नहीं कर पाते हैं। तो कौन सा ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? तो हमारा 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पीय विचार है। यानी कई विचार हैं, जितने प्रकार के जितने बच्चे थे उतने प्रकार के अपने एक माध्यम से अपना अलग अलग उत्तर दिए। तो ये क्या है? वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पीय विचार हैं। तो ये 34 का हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। अब 35वां देखते हैं। शिक्षक को
शिक्षक को इन उत्तरों को सामना किस प्रकार करना चाहिए, यानी शिक्षक को इन उत्तरों को कैसे किस प्रकार सामना करना चाहिए, उनको सही सही किस प्रकार बताना चाहिए। तो इसमें बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं, ऐसा करना चाहिए, या जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, या वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद करने के लिए कहेंगे, या उन्हें विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो अगर आप बाउल में कटोरा लिए, उसको गर्म करिए, पानी वहाँ से वाष्पीकृत हो गया, बच्चे अलग अलग ऑप्शन के द्वारा आंसर दिए हैं, तो आप क्या करेंगे, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए, यानी वो सोच रहे हैं, भले आंसर गलत दिए हैं लेकिन उनके विचारों तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, पुनः के लिए एक पुनः चर्चा स्थापित करेंगे। फिर उसी चर्चा में हम बच्चों को सिखा देंगे कि वाष्पीकरण के द्वारा यहाँ पर पानी गायब हो गया। तो हमारा 35वां का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36वां क्वेश्चन कह रहा है, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न का नमूना हो सकता है, कौन सा प्रश्न का नमूना हो सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। क्या वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच, यानी कई प्रकार की जो सोच थी, सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न का नमूना हो सकता है, यानी विविध सोच जो बच्चों की थी उसका आकलन करने के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है नमूना हो सकता है। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। दूसरा, क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं, यानी क्या होता जब जल चक्र नहीं होता, या जल चक्र के प्रक्रम के सोपानों की सूची बनाइए, या जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 36वां हमारा सही हो जाएगा, क्या होता यदि जल चक्र नहीं होता। इसके बारे में बच्चों को समझाएंगे और उसके बारे में क्या कहा है, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नमूना करेंगे। तो यदि हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि यदि हमारे इन्वायरमेंट में, यदि हमारे पृथ्वी में वाष्पीकरण की क्रिया ना होती तो क्या होता, तो जो बच्चे होते हैं वो क्या करेंगे, तो इसमें जैसे ऐसे प्रश्न पूछ लेंगे, क्या होता यदि जल चक्र नहीं होता, जल चक्र होता ही नहीं, तो बच्चे कई प्रकार से अपना आंसर देते कि क्या होता है, जल चक्र ना होता तो उसके लाभ कुछ बताते, कुछ हानियां बताते। तो इसमें सबसे उपयुक्त ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो 36वां का ऑप्शन आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 37वां क्वेश्चन कह रहा है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए, यानी पेड़ संरक्षण के लिए उनके छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए बनाया जाए, वो ये चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा करने का सबसे उपयुक्त रणनीति है, यानी कौन सी ऐसी रणनीति है जो बनाने के बाद बच्चे जो है पर्यावरण संरक्षण के प्रति या पेड़ों के संरक्षण के प्रति क्या होंगे, संवेदनशील बनेंगे। तो अगले ऑप्शन में देखते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने की सहायता करना, कक्षा में बहस आयोजित करवाना चाहिए, या समूह चर्चा करना चाहिए, या पोस्टर बनवाना चाहिए। देखिए यही ऑप्शन कई प्रश्नों में आया है जो 100% सही हुआ था, इसमें भी यही सही हो जाएगा। बच्चों को एक पौधे अपनाने और पोषित करने के लिए कहेंगे तो सबसे ज़्यादा वो वृक्ष संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनेंगे और भविष्य में पेड़ कटने से या काटने से पर्यावरण में सभी लोगों को रोकेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो 37 का 1 सही हो जाएगा। उसके बाद 38 क्या कह रहा है, 38 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं। तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं, श्यामपट्ट का उपयोग करना, चित्र पढ़ाना, फील्ड भ्रमण, या उपरोक्त में से सभी। तो 38 क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा, सभी जो होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, यानी उपरोक्त सभी सही हैं। किस चीज़ में, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं। तो सभी गतिविधियां ये इंपॉर्टेंट होती हैं ईवीएस कक्षा में। तो ये हमारा सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा 38 का क्या सही हो जाएगा, 38 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद अगला देखते हैं 39वां 39 क्या कह रहा है, 39 कह रहा है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं को संचालन करता है। यानी कोई एक शिक्षक है क्या करता है, हमेशा जो है क्रियाकलाप कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं को संचालन करता है, यानी प्रश्न करता है और उसको संचालन करता है।
तो क्रियाकलाप कौन कौन से? क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य, यानी उसका कौन सा उद्देश्य हो सकता है उसके बारे में हमको बताना है। तो इसमें से पहला ऑप्शन है बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना, या बच्चों को खोजने का अवसर देना, या बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, या बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो 39 का देखते हैं हम, ऑप्शन फिर से पढ़ते हैं, उसके बाद ही आंसर हमको निकल कर सामने आएगा। तो बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन भी होता है बच्चों के खोजने का अवसर, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना तो हमारे हिसाब से तो नहीं हो सकता है। बच्चों में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, बच्चों में विभेद नहीं कर सकते, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन ये 1, 2 और 3 सही हो सकता है, तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो देखिए केवल 4 जिसमें नहीं है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 4 है, ये कट जाएगा, इसमें 4 है, ये कट जाएगा, इसमें केवल दिया है 3, ये कट जाएगा। तो इसमें 1, 2 और 3 हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना भी होता है, बच्चों को खोजने का अवसर देना भी होता है, बच्चों की अभिव्यक्ति का अवसर देना भी होता है, लेकिन विभेद करना नहीं होता। तो ये ऑप्शन कट जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40वां क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने के लिए कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चे को इस प्रक्रिया से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है, यानी इसमें क्या चीज़ बच्चों को सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, यानी ये सब क्रियाकलाप, यानी क्या करी है, एक कक्षा 5 की शिक्षक जो है एक क्रियाकलाप संचालन करती है और क्या करती है जिसमें से वह कक्षा के बच्चे को फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने के लिए कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने के लिए कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को क्या मिलता है इसके बारे में हमको बताना है। तो 40 के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 40 के ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों के क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करना, दूसरा बच्चों के अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करना, तीसरा बच्चों के क्रियाकलाप का अवलोकन का अनुभव साझा करना और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करना, चौथा बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने के लिए प्रेरित करना। तो ये सबसे उपयुक्त कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें हमको बताना है। तो सबसे उपयुक्त हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 40 का 3, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस चर्चा करने के लिए प्रेरित करना, यानी अब बच्चे जो होते हैं क्रियाकलाप के माध्यम से अवलोकन करेंगे कि चींटी कब आई, कितने बज के कितने मिनट पे आई और उसके अनुभव क्या रहे, वो उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो हमारा जो है 40 का ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है 40 का सही हो जाएगा। उसके बाद 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 41वां क्वेश्चन कह रहा है अपनी कक्षा में, यानी क्लासरूम में अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को पढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में ज्ञानेंद्रियां शामिल हो। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो क्रियाकलाप है जो उपरोक्त, यानी जो हम पढ़ चुके हैं उसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट होगा, सबसे ठीक होगा, सबसे उपयुक्त होगा। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? तो ऑप्शन देखते हैं। उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण करना, या ऑप्शन अगला ऑप्शन इसमें अगला सॉरी दोस्तों, इसमें ऑप्शन थोड़ा सा करप्ट हो गया है, तो इसके आगे कोई है ही नहीं, कोई हमारा पेज है ही नहीं। तो इसमें हम देखते हैं यही हमारा 41 का जो है हमारा, ये हम इसमें आंसर आपको बता दे रहे हैं। 41 का जो है वो दोनों रॉन्ग ऑप्शन थे। तो इसमें 41 का जो है जो पहला ऑप्शन दिया है यही सही है। उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना जो होता है, क्या होता है, अपनी कक्ष में 50 से अधिक छात्रों की वाणी उन्हें ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसे सीखने के बढ़ाने की अधिकतम संख्या में ज्ञानेंद्रियां शामिल हो।
तो किसमें सबसे अधिक ज्ञानेंद्रियाँ शामिल होंगी? तो ये पहला ऑप्शन में उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा का, यानी स्मार्ट जब प्रोजेक्टर के द्वारा बच्चों को जब शिक्षा देंगे तो वो क्या करेंगे, प्रोजेक्टर को ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज्ञानेंद्रिय नेत्र के द्वारा देखेंगे, उसके बाद श्रवण शक्ति सुनेंगे, उसके बाद बालक अपनी क्रियापद क्रिया उसके माध्यम से देंगे। तो सबसे ज़्यादा उनकी ज्ञानेंद्रियाँ इसी में उपयुक्त रहेंगी। तो उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा का उपयोग करना इसमें उपयुक्त हो जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 41 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की छोटी सी क्लास ईवीएस पेडागॉजी के, जो सीटेट एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों चैनल भले ही छोटा है, लेकिन आपको कंटेंट 100% एकदम बहुत अच्छा मिलेगा, जो सीटेट एग्जाम में बहुत ही आपको मददगार साबित होगा। थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।